अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सरदार अब्दुल कयूम की बरसी मनाई गई और उनके सियासी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू जिन पर कभी बात नहीं की गई, आज हम उनके हवाले से बात करेंगे। जब ये कश्मीर की तकसीम हुई तो उसमें कुछ उनका अमली किरदार भी था, जिसकी बुनियाद पर वो मुजाहिद अव्वल भी कहलाते गए। लेकिन मुजाहिद अव्वल के बारे में उनका अपना ज़ाती क्या ख्याल था, वो आप इस वीडियो मुख्तसर क्लिप में देखिए। आपने पहली गोली चलाई इस आज़ादी की। फर्क गोली चलाने वाला मामला दुरुस्त नहीं है। मैं कई दफ़ा इसकी वजाहत कर चुका हूँ। तहरीक का आगाज़ हमने किया है। यूँ तो बहुत ही उन्होंने कम हक़ाइक़ पर बात की, लेकिन कबायलियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने उनका क्या मौक़िफ़ था कबायलियों के हवाले से, वो भी आप इस 8-10 मिनट सेकंड के क्लिप में देख सकते हैं। ट्राइबल्स का जो मेरा ख्याल है, जो बात हमने सुनी, जो कहते हैं कि ट्राइबल्स प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे पाकिस्तान के लिए उस वक्त पैदा कर रहे थे। क्यों, कैसे? तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे ना, खान गफार खान और वो सारे लोग जो तो बनी थे। तो ये वल्लाह आलम, ये अगली बात सही है या नहीं, लेकिन हुआ प्रैक्टिकली ऐसे ही कि उन्होंने ट्राइबल्स का रुख जो है वो कश्मीर की तरफ कर दिया। तो यहाँ पेशावर में लूटमार करने की वजह उन्होंने कहा भाई वहाँ बहुत कुछ है, तुम चलो, तो उधर से मुल्क इधर चले। सरदार अब्दुल कयूम खान 1952 में पहली मरतबा वज़ीर बने और कर्नल शेर अहमद की काबीना का हिस्सा रहे। उसके बाद 1956 में वो सदर बने, लेकिन वो कुछ ही अरसा सदर रहे। कुछ इंसानी तौर पे मामलात को वो हैंडल नहीं कर सके, जिनका जिक्र मुख्तलिफ मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में किया। उसके अलावा कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट KLM जिसे कहा जाता है, वो भी उनके सियासी कैरियर का एक दिलचस्प पहलू था और उसके हवाले से बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए हुए हैं। और बिलखुसूस उस वक्त जो राव रशीद IG आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दिलचस्प मामला ये था कि वो 14 मरतबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर मुंतखब हुए और एक्ट 1970 के तहत पहली मरतबा जो सदारती इंतखाबात हुए 1971 में, तो उसमें वो सदर भी मुंतखब हुए। और उसके बाद वो इस टोटल उनका टेन्योर था सदारत का 4 साल और एक मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प पहलू पे हम सफ़र गर्दिश साहब से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जनाब। गर्दिश साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहला जो दिलचस्प पहलू है उनकी ज़िंदगी का, अगर हम 1947 के बाद से शुरू करें, तो चूँकि मुजाहिद अव्वल का किस्सा तो उनकी ज़बानी नाज़रीन सुन चुके हैं, लेकिन जो असल मामला है वो पिंडी साजिश केस से उनके वज़ीर बनने तक का, वो हम उनकी किताब का इक़्तिबास भी नाज़रीन के लिए स्क्रीन पर पेश करते हैं, लेकिन आप भी ज़बानी बताएँ कि क्या मामला था। बहुत शुक्रिया दाई साहब। पहली बात तो ये जी, सरदार कयूम साहब अपनी सारी खूबियों खामियों के बावजूद उनका बहरहाल आज़ाद कश्मीर के खित्ते की सियासत अनमिट किरदार है और उन्होंने सारे इस खित्ते के बहुत सारे इदारों के बनाने में और एक सियासत की सूरत गरी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप उनके किसी तारीखी किरदार को तनकीदी नज़र से नहीं देख सकते हैं। अगर तनकीद अगर रैशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो और इस नीयत से हो कि उस तहज़ीक के नतीजे के अंदर बाकी आने वाले दौर के अंदर जो है वो एक हालात की सही सूरत सामने पेश की जाए, तो ये मेरे ख्याल में जो है बहुत अधिक चीज़ है। आपने बात की रावलपिंडी साजिश केस की, तो रावलपिंडी साजिश केस पे तो हर बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है पाकिस्तान के अंदर। 1951 मार्च की गालिबन बात है कि फौजी ग्रुप ने जो है वो हुकूमत का तख्ता उल्टने का उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। बाद में फिर वो केस चला भी, जिसके अंदर जो है वो ट्रायल उनका हुआ था। उनके सरगना जो मेजर जनरल अकबर खान थे, और अकबर खान ये वही हैं जो 1947 के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी थी या पाकिस्तानी फौज का किरदार था या उस वक्त जो जहाद हो रहा था, उसके अंदर जो है वो उनका रोल था। और रेडर्स इन कश्मीर अपनी किताब में उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पर लिखा हुआ भी है। सिद्धार्थ साहब को जहाँ तक तल्लक है, देखिए सिद्धार्थ साहब ने अपनी किताब जो है वो मुकदमा कश्मीर के अंदर बड़े मुंह से अंदाज में इस पर बात की है। उन्होंने कहा जी कि मैं भी उनके साथ था और किसी मसले की वजह से मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये बात बहरहाल एक तारीख तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं तो समझता हूँ कि ये कोई करीने क्यास नहीं है, बल्कि उसमें क्या मसले थी कि जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी फौज के टॉप ब्रास के जो है वो ऑफिसर को गिरफ्तार किया, मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, उनका ट्रायल हुआ और उनकी सजाएं हुई। तो सिद्धार्थ साहब मेरे ख्याल में उस दौर में तो इतनी कोई बड़ी सियासी शख्सियत नहीं थे, सियासी मंजरनामे पे लेकिन असल में वो ये अपनी किताब का इक़्तिबास नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके सिले में मुझे वज़ीर बनाया गया। ये आपकी तशरीह है, मेरी तशरीह नहीं है, वो नाज़रीन है। हाँ, ये देखें, ये एक क्वेश्चन बड़ा जरूर मौजूद है। देखिए एक तारीख के उस पे औरात पे क्वेश्चन जरूर मौजूद है कि उनका सियासी किरदार उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद वो वज़ीर बने और हुकूमती मामलात के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट उसके बाद। अच्छा, सरदार साहब की बात की हुकूमतें बहुत स्ट्रांग थी, मतलब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया, कैसे किया वो ज़ाहिर अलग डिबेट है कि उन्होंने इस तरह कुछ नालायक लोगों को भी शायद प्रमोट किया, सारी चीज़ें। लेकिन पहले जो उनके पहली सदारत के 6-7 माह थे, उनमें ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। उसका
जिक्र मिर्ज़ा शफीक भी अपनी किताब में करते हैं और भी कई लोग करते हैं। हाँ, उसमें देखें ना, उस वक्त जो है ना, जो सरदार कयूम ही नहीं, आप ये देखें सरदार इब्राहिम साहब जैसे लायक और हुकूमती जो उमूर हैं उससे वाकिफ़ एक बंदा जो है, जो आइन और कानून की भी बहरहाल उनका बैकग्राउंड था, वो हो गए, मीर वाइज यूसुफ हो गए, बाकी लोग हो गए। इसलिए कि जो आपकी वजारत बेमहकमा, जिसको वजारत उमूर कश्मीर कहते हैं, और इसकी बात चल भी रही है कि अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, जी जी, हमारे वज़ीर आज़म का जो इस पे ये है जी, इसको ख़त्म करते हैं, डाउन साइजिंग उसकी होगी, तो उसका मरकज़ पिंडी में शहजादा कोठी जो है वो सेल्डा टाउन के अंदर एक उसका मरकज़ होता था। तो वहाँ से एक जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब अभी देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल सिस्टम के में वजारत उमूर कश्मीर का जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो आल इन आल था। बिल्कुल। और वो आज़ाद कश्मीर के सदर कौन होगा, उसको हटाने का, उसकी कैबिनेट क्या होगी, उसके वज़रा कौन कौन से होंगे, ये सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी ये डिसाइड किया करता था। तो उनके दौर में लगता है कि जॉइंट सेक्रेटरी ज़रा इस तरह का आ गया कि जिसमें उनको नहीं चलने दिया। बिल्कुल। बाद में और भी हालात बने थे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी। खैर, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट KLM, जो 1957 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, 58 में मई में स्टार्ट हुई और अक्टूबर में इख्तिताम को पहुंची। और उसका इख्तिताम तो बड़ा दिलचस्प था कि जनरल अयूब का मार्शल्ला था, लेकिन उसका एक अहम वाक़या जो राउल रशीद अपनी किताब में लिखते हैं, उसको आप नाज़रीन को बता दें कि वो क्या लिखते। जब सरदार कयूम की क़यादत में जत्था LOC पर पहुंचा तो क्या हुआ? आपकी इतनी मालूमात है, आप ही बता दें, मैं उसमें ऐड कर। नहीं, आप बताएं। देखिए, राउल रशीद बड़ा एक हमारी तारीख का किरदार रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में उनकी किताब आई थी गालिबन 1984 में, जो मैंने देखा। उनका इंटरव्यू मीर अहमद मुनीर ने उनका इंटरव्यू किया, और बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू थे उसके। और मजे की बात है कि जो जिस पब्लिकेशन ने उसको पब्लिकेशन छापा था, मीर साहब का अपना ही वो इदारा है, उसका नाम है आतिश फिशां पब्लिकेशंस। तो वो वाक़ई आतिश फिशां टाइप इंटरव्यू ही था। अच्छा, उसमें तो बाकी लोगों के बारे में भी दावे किए गए, बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब भी दिया। मुझे नहीं पता सरदार साहब ने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, वो कभी हमारे सियासी हल्कों के अंदर, हमारे साफ़ती हल्कों के अंदर, इवन आज़ाद कश्मीर की जब भी कहीं बात होती है, देखें लोगों का रोल होता है। फिर दूसरी बात ये, किसी का दावा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो कोई अर्फ़ आखिर नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बात कह रहा था कि हाँ, लोगों के लिए बोरियत हो जाती है, वीडियो ज़्यादा लगती है। राव साहब जी उस वक्त जो है वो आज़ाद कश्मीर के IG थे, तो उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात लिखी। मतलब उनका ये कहना है कि ये सारा जो है उस वक्त जो सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब जो है, इन लोगों ने प्लान किया था कि मुल्क के अंदर जो है अनरेस्ट की सूरत हाल हो, एक जो है वो एजिटेशन हो, और फिरोज खानून की गवर्नमेंट जिसकी बुनियाद पर जो है ये गवर्नमेंट जो है वो पैरालाइज हो जाए, और वो अपना जो उनका डिज़ाइन था मार्शल लगाने का, उसको पूरा करें। अच्छा, उस पर हुआ ये था कि चौधरी गुलाम अब्बास ने बहरहाल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ने का ऐलान कर दिया, और उसकी वो मूवमेंट ऐसी थी कि उसको बड़ा ओवरवेलमिंग उसको रिस्पॉन्स मिला। ये हकीकत है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी शहरियों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, कराची में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। रावलपिंडी सियालकोट उसका मरकज़ था। तो उन लोगों ने ईद के बाद, जुलाई की बात, ये जून की जुलाई की बात, ईद के बाद सीज़फायर लाइन तोड़ने का ऐलान किया। तो इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को बता दें बकरा ईद थी। जी, बकरा ईद थी। हाँ। तो उसमें फारूक अदर के वालिद थे सरदार हैदर खान, वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी उसके सलार बनाए गए। शेर अहमद साहब गिरफ्तार हुए, यूसुफ गिरफ्तार हुए, और सराफ खुद थे। लेकिन उसके अंदर एक और पहलू जो भी है, वो उस वक्त के जो सदर थे उस तहरीक के भरपूर मुखालिफ थे, और उनका ये कहना था कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। ऐसे ही है। सरदार इब्राहिम थे जी। हाँ, सरदार इब्राहिम साहब सदर थे, दूसरी मरतबा सदर बने थे 1957 में। तो असल वो बेचारे मसला ये भी था कि सरदार कयूम की गवर्नमेंट खत्म करवा के बने थे। तो वो कहते हैं ना, सांप का कांटा रस्सी से डरता है, तो सरदार साहब को ये खौफ शायद हुआ होगा जी, 1950 वाला वाकया उनको याद हुआ होगा। तो उनको बहरहाल ये खौफ हुआ होगा। अच्छा, राव साहब ने अपनी किताब में ना बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी कि जनरल अयूब और सिकंदर मिर्जा आके मेरी में बैठ के थे, और गुस्से में थे जी कि मतलूबा नताज हासिल नहीं हो रहे। तो जब ये लोग गिरफ्तार हुए, तो सरदार साहब ईद के बाद जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ने जो है वो चले गए चनारी के पास से। तो राव रशीद ने जो लिखा है, वो कहते हैं जी कि सरदार साहब के पास मौका था पार जाने का, तो वो दरिया के साथ साथ चलते रहे ताकि आके कोई उन्हें गिरफ्तार कर ले। बहरहाल ये राव साहब का दावा है, और पता नहीं सरदार साहब ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। तो सरदार साहब ने बहुत सारे जवाब नहीं दिए, उनसे बहुत सारे सवाल भी नहीं हुए। खैर, ये उनका बड़ा दिलचस्प दावा था कि वो LOC क्रॉस, जब LOC पे पहुंचे तो किसी ने उनको रोका नहीं, और वो LOC के साथ साथ चलना शुरू हो गए, दरिया के साथ साथ। और बिलाखिर बाद में फौज ने उनको आके रोका, और वो गिरफ्तारी हुई, और तब उनकी जान छूटी। मसला ये था। एक अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें, वो तो KLM की मूवमेंट जो भी थी, ज़ाहिर है, फिर बाद में 8 अक्टूबर को मार्शल लग गए, और ये सारा कुछ वाइंड अप हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना, ये वाला जो इवेंट था, इसने सरदार साहब की ज़ात को बहुत फायदा मिला। वो वहाँ से पार गए या नहीं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स बूस्ट। देखिए, दो चीज़ें। पहली दफ़ा वो समझ लेंगे आज़ाद कश्मीर की जो सियासत थी, या जो आज़ाद कश्मीर का जो अवामी उफ़क़ था, उस पर नुमायाँ हुए, और पाकिस्तान के अंदर उनका नाम आना शुरू हुआ।
और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में जी मैं यही कहना चाह रहा था कि दो 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 कुर्बत दो नसीब हुई। दो चीजें थी। देखें चौधरी गुलाम अब्बास जो है वो मतलब चौधरी गुलाम अब्बास की आप समझ लेंगे 67 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके आखिरी ये 10 साल का ये टाइम वैसे ही खामोश गुजरे। जी 58 अच्छा, उनको अपने ना सक्सेसर की, या उनका जिसको आप क्या कहते हैं जानशीन की जो है वो जरूरत थी, और वो जरूरत सरदार साहब की इस रोल ने, देखें ये आप मानना पड़ेगा कि सरदार साहब का ये जो रोल था उसने बहरहाल उनको चौधरी गुलाम अब्बास की नज़र में जो है वो उसका उनकी मकाम और मरतबे को बढ़ा दिया, और वो उनके जानशीन बन गए। एक दूसरी जो आपने बात की कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बहरहाल करीब हो गए, उनको भी लगा कि एक बंदे के अंदर पोटेंशियल है, उसको जो है वो पोटेंशियल है किसी दूसरे को बीट करने का, और हम जब भी जरूरत पड़े तो। खैर गर्दे साहब, एक बड़ा दिलचस्प मामला 70s की दायका है, जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उसके बाद PNA की जो मूवमेंट थी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी दौरान तो उस दौरान के कुछ वाकयात आप बताएं। वो सरदार साहब की किताब पढ़े ना जी आप वो तो देखें, उसके लिए तो सरदार साहब की जो किताब है वो मुज़ाकरात से माशाल्लाह तक, हाँ, वो PNA और MRG दोनों की काफी सारी चीजें उससे आपने पढ़ी? कुछ चीजें मिली हैं उसके बहुत सारे अच्छी खासी किताब है, वो 25-30 सफ़ात, बाकी तो लेक्चर ही लेक्चर है। हाँ सरदार साहब को देखें, एक तो है सरदार साहब की रवायत, मतलब रवायती से मुराद मैटर जो PNA के हम वाकयात कुछ लोगों को बताते हैं। नहीं वैसे इसी के साथ ही एजुकेशन बड़ी, मतलब उनकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ही थी, लेकिन उनका अंदाज और लिखने का अच्छा था। अलग उनके 2 किताबें जो हैं उसमें वो वाकयात को ऑब्जेक्टिविटी से बयान भी कर सकते थे, लेकिन उनका वाइजाना अंदाज ज़्यादा है, वो इधर उधर चले जाते हैं, कोई अखलाकी वायद नसीहत कर ली, कोई समझाने के अंदाज में थोड़ी सी, और फिलॉसफी उसमें ज़्यादा है। बहरहाल वो इससे याद आया, फारूक हैदर साहब भी इधर उधर घूमते रहते होंगे और उसी नक्शे कदम पे है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो लेगेसी। अच्छा आपने बात की, देखिए PNA के दौरान जो है वो जब इलेक्शन में रिगिंग के इल्ज़ाम जब लगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट पे, और ये जून जुलाई की बात है 1977 में कि जब उनके खिलाफ PNA की एजिटेशन चल रही थी, वायलेंट भी थी, उस पर बड़ा लोगों की पार्टिसिपेशन भी थी। उस दौरान हुआ ये कि PNA की जितनी क़यादत थी वो जेल में थी। मुफ्ती महमूद, अफसर खान, पीर बगाड़ा, प्रोफेसर गफूर अहमद, शाह अहमद नूरानी, शेरबाज़ मज़ारी, ये सारे लोग जेलों में थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनके साथ राब्ते के लिए, उनके साथ डायलॉग के लिए जो है वो कोई बंदा ऐसा, और सरदार साहब की अच्छा इससे पहले भुट्टो साहब ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी थी आज़ाद कश्मीर में। आपको याद होगा कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए उनको, जब वो सदर थे, तो हटा दिया गया था, और एक शायद वो वोट उसमें था, और जिसकी बुनियाद पे फैसला हुआ था। तो उनके साथ उनका लव हेट रिलेशन था सरदार कहीं, और ये मानना पड़ेगा कि सरदार साहब अपने दौर में ना एंटी भुट्टो जो फोर्सेस थे बहरहाल उनके करीब थे, और उसको एक सिंबल के तौर पे जो है उनको लिया जाता था। तो उन्होंने सरदार साहब को जो है वो उनकी खिदमत हासिल की, उनको बुला के कहा जी आप उनसे मुज़ाकरात करें। 2 लोग उसके अंदर वो थे, एक दूसरे सऊदी अरब जो पाकिस्तान में सफ़ीर थे रियाज़ अल खतीब जो है, लेकिन वो अपनी स्वार्थी नज़ाकतों की वजह से नुमायां के सामने नहीं आते थे। तो सरदार साहब ने खैर मुलाकातें शुरू की, और आपको पता हमारा मीडिया उसको खबरों की तलाश होती है, और जो बंदा उस वक्त तो खबरों का वाइस सोर्स जो है वो सरदार साहब थे। बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना उनको ऐसे ही छेड़ने के लिए उनको मजाकन ये कहा जी कि सरदार साहब आजकल अखबारात में या तो आपका चर्चा है या नूर जहां का चर्चा है। बिल्कुल। तो सरदार साहब जो इस तरह भुट्टो से भी मिलते थे और उस तरफ PNA के लोगों से भी मिलते थे, उनकी शटल डिप्लोमेसी जो है वो चल रही थी, तो उनको वहाँ खबरें बड़ी होती थी, फिर शाम को वो बैठ के खबरें भी देते थे। अच्छा ये सारी चीज़ें चलती रही, तो 25 जून को ऑलमोस्ट ये लग रहा था जी कि उस दौर के अखबार भी पढ़ेंगे, जिन लोगों ने उस पर लिखा हुआ है, वफूर साहब ने लिखा हुआ कि ये लग रहा था कि नई इंतखाबात पे राजी हो गए थे और मायदा हो जाना था। तो सरदार साहब ने अपने थैले से अपनी बिल्ली निकाली। मतलब उनको ये था जी कि ये सारी मेरी जो खिदमात हैं तो इसका मुझे भी सिला दिया जाना चाहिए, और सिला उन्होंने जो मांगा वो ये था कि आज़ाद कश्मीर में भी नए इलेक्शन होने चाहिए। तो उस पर उन्होंने दावा भी कर दिया। बाद में हफीज़ पीरज़ादा ने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा जी नहीं, आज़ाद कश्मीर के बारे में इस तरह की बात नहीं हुई है। 5 जुलाई को माशाल्लाह लग गया। माशाल्लाह के बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सरदार साहब उस सारी सिचुएशन से क्या चाहते थे कि उनको क्या मिले। इसी सूरत हाल में ज़िया ने उनको मुर्शिद भी कहा था, और वो आज नहीं देखें, वो ज़िया के तो खैर वो थे, मुर्शिद तो थे ना जी, वो तो बहुत सारे लोगों के। अच्छा वैसे ज़िया साहब का ये था कि उनके वो तकिया कलाम भी था। वो अपने फैज़ अली चिश्ती ने भी लिखा है जी कि जब वो ऑपरेशन फेयर प्ले 4 जुलाई की रात को माशाल्लाह लगाने के लिए जाने लगे तो उसने कहा जी मुर्शिद मरवा ना देना। बिल्कुल। खैर MRD की तहरीक के जब उनको मुर्शिद भी कहा गया तो अच्छा उसका एक चीज़ अगर आप कहें तो मैं ऐड कर दूं कि सरदार साहब के अपने मुतालबात भी थे, और ये उन्होंने कोई बुरी बात नहीं है। सियासतदान ज़ाहिर है वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनका अपना मुफादों के पीछे नज़र होता है। तो जनाब KM आरिफ जो है वो ज़ियाउल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ रहे, उनके साथ उन्होंने सर्व किया। उनकी किताब है वर्किंग विद ज़िया। उन्होंने लिखा कि मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद जब लोग मुलाकात के लिए ज़ियाउल्लाह से आने लगे तो उसमें सबसे पहला जो नाम था ना वो सरदार क़य्यूम साहब
था जो 7 जुलाई 1977 को उनको मिले। और उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने कहा जी कि पहली बात यह है जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको फौरी खत्म कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा उन्होंने एक और बड़ी खास बात कही, हालांकि वो बाद में पार्लिमानी निज़ाम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म भी बने। उन्होंने कहा ये पार्लिमानी निज़ाम की जरूरत नहीं है, जो एक्ट 70 है जिसके तहत सदारती इलेक्शन है और उसके तहत नए इलेक्शन करवाए जाएं। और तीसरा उन्होंने थोड़ी सी अपनी सफाई भी दी कि मैं वो मुझे यह समझा जाए कि मैं भुट्टो के साथ था, मैं दरमियान काम कर रहा था। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे इसी दौर में, और उसके बाद नवाज शरीफ ने इनके ख़ानदान के लिए नफरत का इजहार भी किया, वो क्या मामला है? देखें, एक सिद्धार्थ साहब की सियासत को अगर आप रखें तो एक तो सिद्धार्थ साहब की 70 से पहले की सियासत है जिसमें हमने बात कर ली, जो जिसमें वो वजीर भी बने पिंडी साजिश केस का, जिसका वो हवाला देते हैं, या उनका बड़ा जो इवेंट था वो KLM था। फिर दूसरा उनका जो दौर था वो 70 में जब वो बने आज़ाद कश्मीर के सदर बने। आपको पता है उस दौर में एक ये कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली थी उसमें खुद मुख्तार कश्मीर की एक करारदाद भी पेश की गई थी, और पेश करने वाले मुमताज़ राठौर साहब। ये मतलब वो इस पे बात होती है, उस पर खैर हमारा मौजू नहीं है वो। और तीसरा उनका जो दौर था वो था पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ के दरबार में। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ शायद उनका बहुत कोई ताल्लुक अच्छा नहीं रहा। आप देखेंगे 90 में जब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और फिर 91 में जब यहाँ नवाज शरीफ आए तो उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया। आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ उनका ज़ाहिर है बहुत करीबी ताल्लुक भी था। नवाज शरीफ भी जो है वो कश्मीरी नस्ल घराने से उनका ताल्लुक है, और उसमें दोनों के दरमियान शायद साद रफीक साहब का भी बड़ा रोल था कि साद रफीक साहब भी इस मीडिएटर रहे हमेशा। हाँ, उनके दरमियान उनका मतलब दोनों के दरमियान शायद ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनका रोल था। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको अगर कहूँ तो एक ज़ाती मैं आपको बात बताता हूँ। सोहेल बड़ाई साहब पाकिस्तान के बड़े लीडिंग एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सियासी तजिया नकार हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे उनसे पढ़ने का भी इत्फाक हुआ, हमारे टीचर थे। तो इस दौरान फिर मैं पढ़ाने के बाद वो लंदन चले गए, और जो उनकी किताब है नवाज शरीफ के बारे में, गद्दार कौन, वो उन्हें इंट्रोड्यूस किए कुछ मतलब। तो उनकी वापसी पे एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर क्या आप देखते हैं नवाज शरीफ की वापसी का, अगर उस वक्त नवाज शरीफ की ज़ाहिर वापसी का नहीं, 2004-5 की बात है, और उसके बाद क्या मंजरनामा बन सकता है, मुस्लिम लीग का क्या मुस्तकबिल होगा। तो वड़ाई साहब ने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी अपना उनका तजिया था, कहते हैं यार मेरी उनसे जो बात हुई है तो 2 चीज़ें मैंने देखी हैं कि बाकी 3, उन्होंने कहा 3 लोगों के अलावा बाकी लोग अगर मुस्लिम लीग नून में वापस जाएँ तो उनको ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा 3 कौन थे? तो 3 उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने नाम लिया शेख रशीद का, फिर उन्होंने नाम लिया चौधरी बरदरान का, और तीसरा नाम उन्होंने कहा जी सरदार कईम और उनके बेटे जो है। तो शेख साहब को वापस नहीं लिया गया, आज तक तो नहीं लिया गया। चौधरी साहब को भी उन्होंने भी वापसी की बड़ी कोशिशें की, उस वक्त जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे नहीं हो गए, बाद के हालात ने उनको करीब कर दिया, वो एक और बात है। और सरदार साहब को भी उन्होंने शायद जो है वो कबूल नहीं किया। अच्छा, इस पे आप अगर एक और चीज़ है, क्रिस्टोफर स्नोडन की आपने किताब पढ़ी होगी, और मैं समझता हूँ कश्मीर के हवाले से कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, कश्मीर की हिस्ट्री है, आज़ाद कश्मीर से मुराद आज़ाद कश्मीर की, उसमें बड़ी अच्छा रिसर्च वर्क है। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है जो इस बात का भी इशारा देती है कि नवाज शरीफ के दूसरे दौर जो था, पाकिस्तान में वाला जो दौर था, उसमें इनके साथ ताल्लुकात कैसे थे। उसने लिखा है कि मतलब स्नोडन ने लिखा, और उसका बहुत सारे लोगों तक डायरेक्ट एक्सेस था, रिकॉर्ड तक एक्सेस था, लोगों के इंटरव्यूज भी उसने किए। उसमें उसने लिखा कि नवाज शरीफ जो है वो मुमताज़ राठौर को, आपको पता है इनको हटा दिया गया था, स्पीकर थे, तो उनका नवाज शरीफ के साथ रब्ता था, और नवाज शरीफ उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून बना के उनको उसका हेड बनाना चाहते थे। ये मतलब स्नोडन का कहना है। राठौर साहब के बेटे जिंदा हैं, उसकी तस्दीक तरतीब जो भी करते हैं वो उन तक है। तो उसने कहा जी कि फिर अनफॉर्चुनेटली थोड़े अरसे में जो है राठौर साहब की डेथ हो गई, तो ये मामला जो है वो इससे आगे नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के साथ जो है वो उस वक्त तक भी जो है इनकी बहुत तो आइडियल ताल्लुकात उनके साथ लोगों के नहीं थे। और बाद के अदवार में फिर आपको पता है जो है वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई है, और हमारे सिद्धार्थ अतीक साहब ने फिर एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो आसान उतारने के लिए या उनके ज़्यादा करीब होने के लिए, अपने आप को ज़्यादा वफादार साबित करने के लिए बड़ी खुल के तनकीद की, तो इसका उनको ज़्यादा खुमेदा तो भुगतना पड़ा। उनकी सरदार साहब की लेगेसी, हाँ ये देखिए ये एक बड़ा अहम सवाल है कि सरदार साहब की लेगेसी जो है वो, वैसे सरदार साहब की लेगेसी है क्या, आप क्या है सरदार ठीक देखें वो तो उनके जानशीन है ना जी, वो तो उनकी लेगेसी तो अपने घर से बाहर भी होती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस देखें 2 चीज़ें। सरदार साहब ने तो सारी उम्र जिस नारे की बुनियाद पे बात भी की, सियासत भी की, लेकिन वो सियाने बंदे थे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को उठा के रखा जी के मैं ना हुआ ना तो ये लोग खुद मुख्तार बना देंगे। और बल्कि एक और चीज़ है, मैं सॉरी भूल गया था कि उनकी सियासत के अंदर आगे बढ़ने की एक वजह जो है वो रावलाकोट वालों की पूंछ रिवॉल्व भी था। और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ऐसे 2 फायदे दिए। एक तो यह कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा रियलाइज करवा दिया जी कि हमारे ऊपर आप सर हाथ रखें, मगर ना जो है ये जो लोग ऐसे जंगजू टाइप हैं ये आपके लिए मसाइल का बायस ही बनेंगे।
और दूसरा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बाकी बरादरियाँ थी अदर देन सुदन, वो सुदन ने बगावत की थी, उनका यह था जी कि ये खिता यहाँ हुकूमत हमें करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को इस पर बिठा दिया कि बजान इकट्ठे हो जाओ वरना ये सुदन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उनका फायदा पड़ा उनको। ये बात आप 100 से करें। खैर नहीं कुछ देखें, ये तो हिस्ट्री है। अच्छा, लेगेसी की बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा लेगेसी में अब देखें दो, एक तो वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उनका नारा था, और दूसरी उनकी जो जमात थी, तो उनकी जमात का तो मतलब उस पर तो खतरा नहीं किया जा सकता, या उसका हाल तो सबके सामने है कि वो जमात उनकी ज़िंदगी के अंदर, देखें सिद्धार साहब के लिए ये बहरहाल एक दुख दे और तकलीफ बात जरूर थी कि उनकी ज़िंदगी ही में उनकी जमात टुकड़ के रह गई, टुकड़ों में तकसीम हो गई, और उनके अपने बेटे समेत जो उनके बाकी लोग थे वो उनका कोई सियासी किरदार उस तरह नहीं रहा। और दूसरा आप देखें, एक तारीख का आप जिसको कह लेंगे समटाइम उसको इंतकाम आप कहें या तारीख कुछ ऐसे रुख सामने आते हैं, या उसका जबर होता है कि जो है वो नारा शायद आज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यहाँ पे को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और किसी दौर के अंदर जो है वो जो अदरवाइज जो नारा लगाया जाता था खुद मुख्तारी का, तो उस पर शायद जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया था ये बात कहना। तो इसके उल्ट हो गया जो है ना, अब ये बात कहनी शायद मुश्किल हो गई। वक्त की बात है। तो ये थी नाजरीन कुछ हकीकतें और कुछ दिलचस्प पहलू जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुए, और अगर हुए भी तो बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं उनका प्रॉपर जिक्र नहीं मिलता। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।